जैसा कि आज का टॉपिक है शिक्षा विस्तार में जन माध्यमों का प्रयोग, और जो माध्यम हम आज के समय में चुन रहे हैं जिससे हम अपनी शिक्षा का विस्तार कर पाएं, उसी को देखते हुए तो अगर हम देखें आज का जो मुक्त विद्यावाणी है, रेडियो वाहिनी है, ये भी एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम शिक्षा अपने शिक्षार्थियों तक प्रदान कर पा रहे हैं। और अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उस समय इतनी टेक्नोसेवी, इतनी एडवांस्ड नॉलेज या इतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस एडवांस तरीके से नॉलेज प्रदान कर पाए। तो आप अगर प्रारंभिक शिक्षा को देखें और आज की शिक्षा को देखें तो कितना फ़र्क आया है, और कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं या कौन कौन से ऐसे मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं जिनको हम आज की और पहले की शिक्षा में देख पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने अभी भी बताया कि निश्चित रूप से जो शिक्षा है उसमें जन माध्यमों का बहुत प्रयोग है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें, सबसे प्राचीन अगर वैदिक काल में भी हम जाते हैं तो उस समय हमारे गुरु हुआ करते थे जो ज्ञान और अनुभूति के माध्यम से उनके पास ज्ञान होता था और वो अपने शिक्षार्थियों को ज्ञान देते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारा समाचार पत्र आया, जहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से हमने लिखित सूचनाओं को प्राप्त किया और उन लिखित सूचनाओं से हमने जानकारी प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करी और सूचनाएं देश विदेश के समाचार। 1890 में रेडियो आया और रेडियो के टाइम पे हमें लगा कि हम और अधिक आधुनिक हो गए हैं और देश विदेश की सूचनाएं, आपने भी अपने माता पिता से सुना होगा कि घरों में रेडियो के इर्द गिर्द सब लोग बैठ जाते थे और चाहे वो फिर राजनीति हो, चाहे फिर सामाजिक हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, सब हम रेडियो के माध्यम से करते थे। और उसके रेडियो के बाद में दूरदर्शन आया और दूरदर्शन के बाद आज आप देख रही हैं इंटरनेट, और आज आप और हम जो दूरस्थ शिक्षा के शिक्षार्थी हैं उनके लिए रेडियो के माध्यम से ये प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक जो पॉजिटिविटी या एक लाभ यहाँ प्राप्त हुआ है वो ये हुआ है कि घर बैठे बैठे आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास समय का अगर अभाव है तो आप कम समय में चलते फिरते आप अपने अन्य कार्य करते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और वो एक दूरी समाप्त हुई है, एक संसाधन ज़्यादा आपके पास उपलब्ध हुए हैं। उसके अलावा आपके पास समय में ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि आप जिस समय वो कार्यक्रम आ रहा है उसी समय उस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगी, आप आगे पीछे भी उस कार्यक्रम को अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकती हैं। और जब आप जिस भी चीज़ में, पहले ये हुआ करता था कि समझिए कि कोई समस्या शिक्षार्थी के सामने आ गई है, कोई चुनौती है उसके सामने, तो उसे किसी न किसी या तो अध्यापक के पास या फिर पुस्तकालय में जाके पुस्तकों को 50-100 पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसको वो जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन आज इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जहाँ पे हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ, देश विदेश की सूचनाएं कम समय में अधिक जानकारी सुविधाजनक है, या फिर हम उसका संग्रहण भी कर सकते हैं, स्थानांतरण भी कर सकते हैं, रूपांतरण भी कर सकते हैं। ये सारी पॉजिटिविटी हो गई। जहाँ तक बात आती है कि प्राचीन काल की शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में जन माध्यमों का जो संबंध की बात हम करेंगे, इसमें देखिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सामने है कि वह शिक्षा जो हमें इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन से या जो भी, उसकी गुणवत्ता पे तो प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कितनी सही है और कितनी ऑथेंटिक है, यस, कैसे आप उसको ले रहे हैं, उस चीज को समझने के लिए हमारे पास अभी कोई एक मॉनिटरिंग करने का, एक निरीक्षण करने का एक हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, एक माध्यम नहीं है जिससे हम उसकी सत्यता को प्रमाणित कर पाए। यदि मैं सत्यता शब्द कहूँगी तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज ये है कि वो जानकारी जो है उसमें विद्यार्थी जो है, कहीं ना कहीं जब हम भाषा की बात करते हैं, श्रवण की बात करते हैं या कौशलों की बात करते हैं, तो कौशल में सबसे पहले श्रवण का विकास हुआ, श्रवण के बाद में वाचन का विकास हुआ, वाचन के बाद में आपका लेखन और लेखन के बाद में आपका पठन हुआ। आज हम श्रवण कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, चाहे रेडियो हो, दूरदर्शन हो, कुछ भी हो। श्रवण कौशल तो हमारा बढ़ रहा है, श्रवण कौशल के साथ साथ हमारी जो ये जनसंचार के माध्यम है, इनसे हमारा निरीक्षण भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो वाचन और हमारा लेखन और यहाँ पठन जो है वो गौण हो रहा है।
मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। और जनसाधनों की यदि हम बात करें, आप आज का विद्यार्थी जो है वो लेखन में पिछड़ रहा है। एग्जैक्टली लेखन में पिछड़ रहा है। वो वोकल तो हो रहा है, उसकी वाचन क्षमता तो बढ़ रही है, बट राइटिंग स्किल उसकी लगभग समाप्त हो रही है। कि यदि आप की बात मैं नहीं करती, मेरी पीढ़ी की मैं बात करती हूँ, आपसे 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी पहले की मैं बात करती हूँ। उस समय हम लोगों को लेखन के बाद में हमारा पठन था। तो हम जब लिपि को लिखते थे तो लिपि को लिखने के साथ साथ हमें ये पता था कि हमारी चाहे वर्ण व्यवस्था है, चाहे हमारे शब्द हैं, चाहे हमारे स्वर हैं, चाहे अल्फ़ाबेट है, किसी भी भाषा कोई भी हो सकती है, उसमें हमें हमारी वर्णमाला, हमारे व्यंजन, स्वर, इन सब का उद्गम स्थान पता था। और उद्गम स्थान पता होने से हमारा जो उच्चारण था वो शुद्ध था। आज आप देखेंगी कि उच्चारण की शुद्धता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। हम सब ना तो हम इंग्लिश बोलते हैं, ना हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश हो गए हैं। हम क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रयोग है, क्योंकि हमने वो लेखन जो हमारा है वो हमारा छूटता चला जा रहा है। एक तो दूसरी क्या है कि आप जो जनसंचार माध्यमों से जैसे जैसे समाचार पत्र को हमने पीछे कर दिया है, आपने देखा है घरों में मुख्य रूप से यदि समाचार पत्र पढ़ भी रहे हैं तो हमारी पीढ़ी या हमसे बड़ी पीढ़ी, युवा पीढ़ी नहीं पढ़ रही है, प्रौढ़ जो है टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स पे ही न्यूज़ पढ़ी जाती है, या गूगल टॉक में आपने जानकारी ले ली है ना। ये एक और नया गूगल टॉक हो गया है जो हम देख रहे हैं और उससे हम समझ सकते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो लेखन है, आप किसी भी विद्यार्थी को देख लीजिए, बहुत अच्छा उसका IQ लेवल अच्छा हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि लिखित में या फिर लेखन या उसकी राइटिंग स्किल को आप चेक करेंगे तो वो उसकी लेखन में अशुद्धि भी होगी और उसके पास शब्द भंडार नहीं है। तो जन संसाधनों के माध्यम से मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा है, एक थोड़ी सी जो हानि हमारे युवाओं के लिए हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं लेखन का जो है। बिल्कुल सही कहा मैम। और हम आजकल कितने मॉडर्न अगर स्टाइल में देखें या मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो हम अगर व्हाट्सएप लैंग्वेज या SMS लैंग्वेज है हमारी, वो भी कितनी छोटी हो गई है, वो शॉर्ट हो गई है। अगर कोई आज चैट करना चाहता है या मैसेज भेजना चाहता है तो वो शॉर्ट फॉर्म्स का ही इस्तेमाल करता है, फुल वर्ड्स या फुल लैंग्वेज लिखना ही नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पिछड़ रहे हैं, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको ये कहना बहुत ही, क्योंकि हमारे शिक्षार्थी लर्नार्थी इसको सुन रहे हैं, मैं क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी की अध्यापिका भी हूँ, मैं आपको 2-3 ऐसे उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे हमारा हम क्योंकि जनसंचार माध्यमों की को ये इसमें संदेह नहीं है कि हम पढ़कर जितना नहीं समझते हैं उतना सुनकर समझते हैं, सुनकर जितना नहीं समझते हैं उतना देखकर समझते हैं। तो एक अगर कोई भी अच्छा या जिसे मैं कहूँ विशेष का विशेषज्ञ या कौशल वाला या स्किल्ड यदि अध्यापक है तो कम समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम शिक्षित तो कर सकते हैं। लेकिन जो ये संचार में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम है या फिर सोशल साइट्स आपकी, जैसे आप फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम ले लीजिए, बाकी सब चीज़ें ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि पिछले दिनों मैंने एक देखा विद्यार्थी को, मान लीजिए कि मैं अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें, अपनी व्यक्तिगत चीज़ें अपनी फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ और आप साथ में है या कुछ भी है, तो वो कुछ ऐसे मीनिंग उसके निकल के आ जाते हैं कि मैंने एक छोटा सा, बहुत ही आपको लगेगा कि मैं कैसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही है कि मेरी लिस्ट में 40 या 50 लोग हैं और मैं उन सबको टैग कर रही हूँ अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें, और मैंने वहाँ पे ऊपर एक हेडिंग डाला कि मैंने अपनी नाइट बहुत अच्छे से एंजॉय की। देन आप देख रहे हैं ये जो अभाव है, ये बहुत बड़े ये दुष्परिणाम जा रहे हैं। जी, मतलब ये कहने के मतलब है कि आपने अगर कुछ लिखा तो उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाएगा।
वो समझाने वाला नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे वो उस चीज को देखने वाला, उस चीज का निरीक्षण करने वाला, उसको रोकने वाला, टोकने वाला वहाँ कुछ भी बिल्कुल कोई नहीं है। ये एक समस्या आ रही है। तो इस समस्या को मुझे लगता है ये एक दुष्परिणाम है जिसको हमें, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया मैम कि आपने अगर मान लीजिए कोई भी हेडलाइन या कुछ भी आपने लिख दिया, उसको हर व्यक्ति एक अलग तरह से सोचकर इंटरप्रेट करता है, हर एक का अलग अलग नजरिया है। आप वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वो एक कम्युनिकेशन गैप है वो ज्यादा बढ़ रहा है। जी, जो संवाद हमारा जो है वो अप्रत्यक्ष संवाद भी नहीं है, वहाँ तो संवाद नहीं हो रहा ना। संवाद में यदि मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपसे कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है। अब अगर मैं महिला होने की अपेक्षा यदि पुरुष होती और मैं आपसे यहाँ इस वार्ता में ये कहती कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत ही सुंदर, ये अब आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है और मेरी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी प्रशंसा किस उद्देश्य के साथ, किस लक्ष्य के साथ कर रही हूँ, या मेरी भावना वहाँ पे क्या है। तो वो जो एक संवाद हमारा टूट रहा है उसको हमें कहीं ना कहीं वो हम उस गैप को फिल अप करना जी। तो मैम जैसे आपने ये तो बताया हमें कि जन माध्यम जिस तरह से हमारी जो पीढ़ी है आज की वो कहाँ लैक कर रही है, चाहे वो इंटरनेट को लेकर है, चाहे वो एक कम्युनिकेशन गैप को लेकर है। अब हम थोड़े से सॉल्यूशंस के ऊपर अगर हम बात करें कि इन सब हर्डल्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा है, जनसंचार के माध्यमों में कहीं ना कहीं हमें इन हर्डल्स को करने के लिए थोड़ा सा हमारा जो अपने माध्यम है उसकी गुणवत्ता और उसकी मॉनिटरिंग पे ध्यान देना होगा। आपने इंटरनेट देखा होगा, आपने गूगल देखा होगा, ट्रांसलेशंस को आप देख लीजिए। अब गूगल पे आपको यदि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में आप अनुवाद करना चाहती हैं, आपका अनुवाद तो किसी भी भाषा में हो जाएगा। आपको उसकी वर्णमाला या कुछ भी नहीं आती, लेकिन आपके पास एक सुविधा है कि आपका कोई दोस्त रशियन है, पारसी है, स्पेनिश है, आपने तुरंत उसको ट्रांसलेशन में डाला और भेज दिया। लेकिन वो जो आपके भाव हैं वो उसमें वैसे के वैसे ट्रांसलेट यानी अनुवाद नहीं हो रहा। तो कम से कम हमें अपने जो ये संचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसमें मैं आपको इंटरनेट की बात करूंगी या बाकी सब चीजें हैं, गूगल वगैरह है, इनकी बात करूंगी, यहाँ आपको ये देखना होगा कि वो जो भी हमने वहाँ पे सामग्री अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता में उसकी एथेंटिसिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी सत्यता और उसका बिल्कुल सही जो है उसका हमें एक तो मॉनिटरिंग का कहीं ना कहीं वो सिस्टम करना होगा। दूसरी चीज़ हमारी जो आती है वो ये आती है कि हमारा जो जनसंचार में देखिए धीरे धीरे आप समाचार पत्र, क्योंकि वो लिखित में आपके पास एक प्रूफ है, आपके पास ये बताने के लिए है कि नहीं ऐसा लिखा गया है। लेकिन जब हम बाकी मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं या मौखिक दूर से बाकी सब संसाधनों से, जन संसाधनों से होता है, वहाँ आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ें इन माध्यमों में डाल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं एक फीडबैक, अभी आपने अपने इस प्रोग्राम में बात करी, अपने शिक्षार्थियों से फीडबैक की बात करी, तो हमें इन सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं एक फीडबैक सिस्टम को, और केवल फीडबैक लेने तक ही हमें सीमित नहीं रहना होगा। ये नहीं है कि हमने उसका फीडबैक ले लिया, फीडबैक लेने के बाद में हमें कहीं ना कहीं एक विद्वज्जनों के साथ, एक शैक्षिक जो समिति है उसके साथ में बैठ करके और उसको सही करके वहाँ पे उस चीज़ को उपलब्धता हमें करवानी होगी, जिससे हम इस तरह के जो ये नई पीढ़ी उपयोगिता के साथ साथ जो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं सही चीज़ों को नहीं पकड़ पा रही है, उससे हमें बचा जा सकेगा। जी,
बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जो ये हमारे कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या इंटरनेट का इतना ज़्यादा उपयोग हम लोग कर रहे हैं आज के समय में, इनको हमें थोड़ा सा लिमिट करते हुए ये देखना चाहिए कि हम अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा के जो वेज थे वो कहीं ना कहीं लुप्त नहीं होने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कॉशियस रहना चाहिए। ये इसमें कहीं भी कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जनसंचार के माध्यमों से हम आगे बढ़ रहे हैं, देश विदेश की सूचनाएं मिनटों में ले रहे हैं, और हम टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारी, चाहे स्वच्छता अभियान है, बाकी सब जानकारियां हैं, जो साक्षर नहीं है उनको भी हम शिक्षित कर रहे हैं। देखिए, यहाँ दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कभी कभी लैग कर जाते हैं शिक्षा में और साक्षरता में। हाँ। साक्षरता जो है वो जरूरी नहीं है कि जो साक्षर नहीं है वो शिक्षित नहीं हो सकता। साक्षरता से यहाँ अभिप्राय, जिसको हम लिटरेसी और एजुकेशन में गैप समझ ही नहीं पाते हैं, साक्षरता का मतलब होता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है, आपके पास उपाधि है। लेकिन शिक्षित आपकी दादी, आपकी नानी, उनके यदि अनुभव को, उनके यदि ज्ञान को आज आप सुनते हैं तो उस समय, और दूसरी चीज़ ये हो गई इंटरनेट से, वो आप देखती हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास में जो जानकारियां हैं वो ज़्यादा सटीक है, वो ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाणिकता पे। आप याद करिए कि हो सकता है आपको कभी परिवारों में भी इस तरह की चीज़ें, और आज क्योंकि आप युवा पीढ़ी हैं, आप शिक्षित और साक्षर दोनों हैं, आपके पास जनसंचार के साधनों से होने से आप तुरंत गूगल पे, इंटरनेट पे, किसी भी साइट पे जाकर के वो कार्य क्यों नहीं किया जाए। मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पुराने ज़माने में हुआ करता था बालों को ढक के रखना है, ये कार्य नहीं करना है, वो कार्य नहीं करना है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी सुन रही है। इसलिए मैं आपको और भी बता दूं, बहुत सारे आपके लर्नर्स ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आज भी विभिन्न राज्यों में ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक है कि पर्टिकुलर पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं कार्य नहीं करती हैं, किचन में कार्य नहीं करती हैं, दूसरे कार्य नहीं करती हैं। वो उस समय क्योंकि शिक्षा नहीं थी, हमने उसको धर्म से जोड़ दिया था। आज हम शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है जनसंचार माध्यमों से। आज की युवा जो महिलाएं और लड़कियां हैं, उन्हें ये पता है कि कुछ 3, 4, 5 डेज आप फिजिकली वीक होती हैं, इसलिए आपको रेस्ट देने के पर्पस से, क्योंकि आप भारतीय धर्म भीरू हैं जी, धर्म से डर जाते हैं। तो हमें जो चीज़ हम उस समय हम अपनी बात को नहीं समझा पाए, उसको हमने धर्म से जोड़ दिया। आज आप लोग शिक्षित हैं, आप हर चीज़ को वैज्ञानिकता पे प्रमाणित कर, तो इसका साइंटिफिक जो कारण था वो ये था कि महिलाएं पूरे घर का भी कार्य करती थी, खेतों में भी करती थी और शारीरिक श्रम करती थी। कुछ समय के लिए उस शारीरिक श्रम से उनको विश्राम देने के लिए और वो चीज़ बताई गई। और आज यदि आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी कि आप फिजिकल वर्क इस समय क्यों, तो आप कहेंगे कि नहीं, फिजिकली आई एम नॉट फिट, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो निश्चित रूप से, लेकिन बस एक जो मेरा यहाँ पे प्रस्ताव है या सुझाव है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें इसकी सटीकता, इसकी सत्यता को जांचना होगा, इसकी गुणवत्ता को देखना होगा, और इसकी प्रामाणिकता के लिए कहीं ना कहीं हमें फीडबैक लेकर के और उस पर कार्य करने। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमें इसकी सटीकता, इसकी गुणवत्ता को जानना होगा और इस पे जितना अच्छे से हम कार्य कर पाएँ वो करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मैम, और जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा विस्तार में जन माध्यमों का प्रयोग पर और बात करेंगे। तो लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे अपने एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुन लो गाँव के लोगों, सुन लो युवक युवतियों, गौर से सुन लो। काम काज के साथ में पढ़ लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो। अरे सब सुन लो भैया, चाहो टीवी वीडियो से पढ़ लो, विषय भी मर्जी के तुम चुन लो। परीक्षा दे के पास भी कर लो, सुन लो भाइयों बहनों सुन लो। ठीक कह रहा है बहनों, शिक्षा ही उद्देश्य हमारा। शिक्षा के मोती तुम चुन लो गाँव के लोगों सुन लो।
युवक युवतियों गौर से सुन लो, घर बैठे ही सब कुछ पढ़ लो। पालसो जिंदगी को कामयाब बना लो। सुन लो गाँव के लोगों सुन लो, युवक युवतियों गौर से सुन लो। बच्चे बूढ़े या जवान, शिक्षा का अवसर एक समान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। लॉग ऑन करें www.nius.ac.in और प्राप्त करें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के सभी विषयों की जानकारी। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आज आप सभी के साथ चित्रा गौड़ और हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं शिक्षा विस्तार में जन माध्यमों का प्रयोग पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं प्रोफेसर सरोज व्यास, प्रिंसिपल फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और लर्नर्स एंड लिसनर्स, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल्स का, आपके सवालों का, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 012046269949 और टोल फ्री नंबर है 1800-180-2543। मैम, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा को देखें, अगर हम उस पर हमने बहुत सारी बात की, जनसंचार का माध्यम किस तरह से उत्पन्न हुआ उस पर बात की, कम्युनिकेशन गैप और जो हर्डल्स हमने उस पर चर्चा करी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर कि जन संचार के माध्यमों को हम ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि में इसका विकास या जो विस्तार है वो अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ हमें एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ के लोगों को वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो समझ में आए। तो उस पर हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है चित्रा जी कि अभी हमारे पास जो भी हम सूचनाएं दे रहे हैं वो अभी आप 2-3 मैं आपको ज्वलंत उदाहरण देना चाहूँगी। एक उदाहरण पद्मावत मूवी का ले लीजिए।
पद्मावत का आपने मूवी का लिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, टॉयलेट जो मूवी आई है उसका ले लीजिए। ये दो चीज़ें ऐसी है। स्वच्छता अभियान का ले लीजिए, उसके बाद आप में उज्ज्वला योजना का ले लीजिए। कुछ इस तरह के उदाहरण ये आपके सामने हैं जहां हम इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं कि जनसंचार के जो ये तकनीकी माध्यम हैं वो जनमानस को पूरे विश्व में शिक्षित और साक्षर दोनों कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, तेजी से विकास और बदलाव आ रहा है। लेकिन उन सब के बीच में आपसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं चर्चा में आपको दो बातें कह रही थी। एक है शिक्षित और दूसरा है साक्षरता। जी। उस शिक्षित और साक्षरता में जो व्यक्ति शिक्षित है वो शिक्षित व्यक्ति उस मुंह में, आपने पद्मावत मूवी देखी या आपने टॉयलेट मूवी देखी, आपने जो भी देखा उसमें आपने ये देखा कि उससे आप कुछ जो उसकी अच्छाइयाँ थी उस मूवी में वो आपने ग्रहण कर अब्सॉर्ब की। लेकिन जो जिनकी मनोविज्ञान में कुछ बुद्धि के कुछ स्तर बताए गए हैं, तो जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम है या जिनकी जड़ बुद्धि है या जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो टॉयलेट मूवी से क्या लेंगे? उन्हें एक मैसेज, उन बालिकाओं को एक मैसेज ये भी जा सकता है कि अगर टॉयलेट नहीं है तो तलाक दे दो और केस कर लो और ये कर लो और वो कर लो, एक चीज़। दूसरी चीज़ पद्मावत मूवी में आपने देखा, जब तक हमने मूवी नहीं देखी कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये रहा होगा ना कि शायद कुछ बहुत गलत दिखाया गया होगा, पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है। इतना बड़ा देश भर में व्यापक आंदोलन हो गया। अब उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को यदि हम जानकारी दे रहे हैं तो उसे हमें एक ऐसा सिस्टम, जो भी गाँव में सामुदायिक केंद्र है या जो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या जो प्राथमिक राजकीय शिक्षालय हैं या हमारा जो प्रोग्राम चला था प्रौढ़ों के लिए शिक्षा थी या साक्षरता अभियान हमारा चल रहा है, अभी एक मिशन बुनियाद अभी चला हुआ है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उन सब में हमें कहीं ना कहीं वो हमारा सेटअप यहाँ से, मान लीजिए कि मैं आज किसी विषय पे आप रेडियो के माध्यम से और चर्चा मेरे साथ जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा का विकास और विस्तार पे आप चर्चा कर रही हैं, किसी और विषय पे चर्चा कर रही हैं, उस किस समय ये प्रसारित हो रहा है वहाँ उस गांव में ये सारी टेलीफोन की सुविधा, सुनने की सुविधा, लोगों को जानकारी हो कि वो वहीं से उसी समय अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यही इसी तरह की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमें ऑडियो और वीडियो, यदि दूरदर्शन पे या उस माध्यम से वो आ रहा है, तो यहाँ से यदि मैं पूरा कोई भी लाइव आप टेलीकास्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की एक सुविधा हो जहाँ यदि उन्हें कोई भी समाधान है, शंका है, तो वहाँ पे वो, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से ग्रहण कर रहा है। हो सकता है इस चर्चा में हमने मूवी की बात करी, हमने पद्मावत की बात करी, टॉयलेट की बात करी और अन्य कई बातें करी। अब सामने जो श्रोता है, सुनने वाला है रेडियो, हो सकता है कुछ लोगों को, जो इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया शारीरिक क्षमता का, हो सकता है कुछ लोग हो जिन्हें पसंद नहीं आया हो, तो वो इन सब चीज़ों को आपको बाहर निकलने के लिए और आपको कहीं ना कहीं गाँवों में, प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण हो, मुख्य रूप से मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहूँगी, वहाँ हमें ये सिस्टम राज्य की तरफ से या फिर जो भी हमारे शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से, समाज के कुछ लोगों की तरफ से ये लाना चाहिए ताकि जो भ्रांतियाँ हैं वो वहाँ से चली जाए, भ्रांतियाँ वहाँ से समाप्त हो जाए। जी मैम, ये तो आपने बात करी हमारे ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि के लिए कि हम वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम ला सकें और उनकी जो आपने जो भ्रांतियाँ, जो र्यूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, वो वहाँ से हट पाएँ और उनका थोड़ा सा जो शिक्षित हो पाए वो लोग। अब हम बात करते हैं जो विद्यालय और जो विश्वविद्यालयों के बारे में बात करें अगर हम, तो वहाँ पे जनसंचार के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, हम सभी जानते हैं। उसका निरंतर और व्यापक अगर हम इवैल्यूएशन करना चाहें, मूल्यांकन करना चाहें, तो वो किस तरह से होना चाहिए? मैम चित्रा जी, ऐसा है कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में पहले तो मैं आपसे यही चीज़ निवेदन करना चाहूँगी कि पाठ्यक्रम की जो संरचना है
वो दूरस्थ शिक्षा का चलिए मैं मान लेती हूँ, मुक्त विश्वविद्यालय का मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो विद्यालय और विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षा प्रणाली है, वहाँ पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ पे मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैं मिनिमम हम कहें तो 60% से या 80% तक वहाँ पे थ्योरी है, सैद्धांतिक पक्ष है, और 40% या 20% हमारा प्रायोगिक है। वहाँ पे जब तक आप उस चीज़ को जनसंचार के माध्यमों का, या फिर मैं ये कहूँगी कि प्रायोगिक प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल जो वर्क है, उस प्रैक्टिकल वर्क को यदि पाठ्यक्रम में उसका ज़्यादा वेट नहीं देंगी, उसका बाहर नहीं देंगी, तब तक सबसे पहले तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि सैद्धांतिक पक्ष को हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उस सैद्धांतिक पक्ष वो हमें तब तक पूरी तरह से हम उसे समझ नहीं पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस के ऊपर खुद कार्य नहीं कर लेंगे। 2 चीज़ें ये हो गई। अब यहाँ आता है बात निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की। हमारे यहाँ देश में जो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा शिक्षा है, वो आपको उच्च स्तर पर दी जा रही है, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तरों पे वो चीज़ें नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों से ही उन चीज़ों को, ऑडियो है, वीडियो है, दूरदर्शन है, टेलीविज़न है, या जो भी चीज़ है, उनको हमें वहीं से शुरू करना होगा। और वहाँ से शुरू करने, क्योंकि एक चीज़ होती है कि शिक्षार्थी जो है वो प्रारंभिक अवस्था में या प्राथमिक कक्षाओं में जो है वो कच्ची मिट्टी के जैसा है। आपने उसको आकार जो दे दिया, वो आकार दे दिया या स्वतः उसने आकार ले लिया, उस आकार को वो जब तक कच्चा है तब तक उसको बदला जाना बहुत ही आसान कार्य है। जब वो एक बार अलाव में पक गया तो पकने के बाद या तो वो जैसा है वैसा रहता है या वो टूट जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें सबसे पहले हमारे प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ पे इन संचार के माध्यमों की व्यवस्था करके कहीं ना कहीं उनको 1 या 2 कालांशों में, मैं नियमित शिक्षा की भी बात कर रही हूँ, 1 या 2 कालांशों में हमें ये वाली शिक्षा, इसका प्रयोग करना होगा। और उसका निरंतर लेने के बाद में आपको वहाँ वो जो फीडबैक लेने हैं, उस फीडबैक में क्या निकल के आया है उसका एनालाइज करके, उसका मूल्यांकन करके उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा क्योंकि जो पॉलिसीज, जो नियम और सिद्धांत या जो पाठ्यक्रम आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बना रहे हैं, वो महानगरों के विद्यार्थियों के लिए वही हम बनाएं। जैसे हम कक्षा कक्ष की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कक्षा कक्ष में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक आपके हो गए जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं, एक औसत वाले हैं और एक मंद वाले हैं। आपको उन तीनों को ध्यान में रख करके वो कक्षा में आपको शिक्षण करवाना होता है। ऐसे ही जब हम जनसंचार के माध्यमों की बात करेंगे, एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, वो आप जो बात कह रही हैं उसको आपने सेंटेंस पूरा करते करते उसने आत्मसात कर लिया, उसने समझ लिया। लेकिन एक विद्यार्थी है जिसे आपने बोल दिया और उसे ये समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा, जी है ना। तो उसके लिए हमें निरंतर मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के बाद में अपना जो पाठ्यक्रम है उस तरह से सेट करना, उस तरह से जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जाम में जब एक एग्जाम पेपर सेट किया जाता है तो वो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एवरेज स्कोर, उसमें हम शिक्षा के सारे पहलू हम उसमें देखते हैं कि कौशल पे हमें कितना ध्यान देना है, हमें उसके सृजन पे कितना ध्यान देना है, हमें उसकी अभिवृत्ति पे कितना ध्यान देना है। तो हमें वो सारी चीज़ें देखनी होगी। और यदि हम इन सब चीज़ों का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से जनसंचार के जो माध्यम है उनसे शिक्षा का विकास। और उसमें हम इसमें एक चीज़ हमें धीरे धीरे और ऐड करनी पड़ेगी कि हमारा ये लिसनन, श्रवण तो बढ़ रहा है, श्रवण बढ़ रहा है, हम सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन हमारा लेखन और पठन जनसंचार के माध्यमों से जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जहाँ हम पिछड़ते जा रहे हैं, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई व्यवस्था या कोई ना कोई विचार करना होगा, आपके नज़र में ये जो लेखन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं?
इसका इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए मैम, लेखन और वाचन को प्रूव करने के लिए हमें देखना होगा कि हम उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ये दूरदर्शन से और इनसे आ रहा है, उसमें हमें वहाँ पे उनको रोकना होगा कि हम लेखन जब हमारा चल रहा है, श्रवण जब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों को कहें कि वो जो भी सुन रहे हैं, शिक्षा में एक ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी कि श्रवण के बाद में, शिक्षा में ये व्यवस्था हमें करनी ही होगी कि श्रवण के बाद में जब हम सुन रहे हैं तो सुनने के बाद में वो विद्यार्थी अपनी लिखित रूप से फीडबैक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजे जी, ये हमें देखना। बिल्कुल मैम, अब हम बात करते हैं इंटरनेट की, जो हम शुरुआती तौर पर बोलते ही आए हैं, और जो सोशल वेबसाइट्स है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ जो भी हमारी जो समस्या है, जैसे आपने शुरुआती तौर पे कहा था कि अगर हम लोग अपना कुछ भी टैग करते हैं तो हर एक इंसान उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, उसका एक अलग नज़रिया होता है। तो वहाँ पर जितनी भी हमारी समस्याएँ हैं उनको हम पुनः कैसे उनका मूल्यांकन कर सकते हैं? इंटरनेट पे या जो भी जानकारी है सोशल साइट्स पे है, सोशल साइट्स पे चाहे फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, यहाँ हमें कोई ना कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई ना कोई हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जहाँ पे वो जानकारी या वो जो सूचना डाली जा रही है वो सूचना एक तो ऑथेंटिक हो, सत्य हो, वो सत्य के साथ साथ में कोई भी सूचना इस तरह की नहीं हो जिससे देश में या विद्यार्थियों में या समाज में कोई भी उसके दुष्परिणाम सामने आए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दो केस आपने भी ऐसे सुने होंगे कि फेसबुक के माध्यम से जुड़ गए हैं, इंटरनेट से जुड़ गए हैं, वाइबर से जुड़ गए हैं और उसके बाद में फ्रेंडशिप हो गई हैं और वो हो गई हैं। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं कुछ डाल रही हूँ, मैंने अपना फेक अकाउंट भी बना लिया है, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई ऐसा कानून या प्रावधान लाना पड़ेगा जहाँ पे एक तो कोई भी असामाजिक तत्व या विकृत मानसिकता के लोग हैं वो केवल अपने व्यक्तिगत जो उनकी मनोवृत्ति है या उनका फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण कुछ ऐसी सूचनाएं शेयर नहीं करें जिससे शिक्षार्थियों को, लाभार्थियों को या समाज को या देश को कोई भी हानि हो। दूसरा उसमें ये करना पड़ेगा कि जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो हमारी लिपि है, हमें कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा जिसमें हमारी जो लेखन में हम जो शॉर्टकट में चल पड़े हैं, है ना, हमें कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उसको हमने सीधा ही SMS लैंग्वेज, उस SMS लैंग्वेज को जब तक हम बैन नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने, आपको अगर आरुषि का केस याद हो, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि वो SMS लैंग्वेज में आपने, हो सकता है आपने लिखा कुछ और हो, आप उसका इंटरप्रेट कुछ और कर देंगे। तो जो लेखन है SMS का, चाहे सोशल साइट्स पे भी है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट भाषा, स्पष्ट लिपि में, जैसे कक्षा में हम अध्यापक जब पढ़ाता है तो अध्यापक हमेशा इस बात पे जोर देता है कि आप अपना प्रश्न जो है उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। स्वतंत्र छोड़ने में श्रोता के सामने या सुनने वाले के सामने एक प्रिविलेज होता है, एक अवसर उसके पास होता है कि वो अपने मन की बात सामने वाले से कह देता है कि अच्छा आप ऐसे कह रहे थे, लेकिन मुझे तो लगा कि आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। अगर आपका प्रश्न जो है पूरी, यदि आपका व्याकरण को साथ लेकर के कि आपका प्रश्न मार्क है, आप व्यंग कर रही हैं या आप व्यंजना कर रही हैं, वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा, भाषा जब तक स्पष्ट नहीं होगी, तो चाहे हमें जो सामाजिक, हमारी जो सोशल साइट्स हैं, जितने भी जनसंचार के सामाजिक माध्यम भी हैं जो इंटरनेट पे, गूगल पे और हर जगह चल रहे हैं, वहाँ भी हमें भाषा का जो ये शॉर्टकट है
देखिए वैसे भी पुराने लोग कहते आए हैं कि जो शॉर्टकट होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक जगह जा कर के उसके बाद या तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं या गिर जाते हैं या फिर कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो बेशक ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत इजी लगता है शॉर्टकट, लेकिन जाते जाते वो मंजिल की नहीं पाता, मंजिल तक नहीं पाता और आप अपने लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी और दुविधा का कारण कहीं ना कहीं आपका अपना शॉर्टकट बन जाता है, जिसके लिए आप सामने वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने अपनी चीज को स्पष्ट नहीं कहा है, आपने किसी को भी स्पष्ट आपने नहीं कहा। एक शिक्षिका है, वो कक्ष में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, फूल के जो भाग है उनके बारे में अध्ययन करा रही है, और वो फूल के भाग के बारे में अध्ययन करा रही है, और उसने एकदम से वो ये बोलने की बजाय कि आपको क्या अच्छा लगता है, मान लीजिए उसने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, वो उसने पहले अनाउंस कर दिया, उद्घोषणा कर दी कि हम आज विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में पढ़ेंगे, और अचानक दूसरा प्रश्न कर दिया कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपको कौन अच्छा लगता है या कौन सा अच्छा लगता है, कि मैडम हमें तो आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब कक्षा में अनुशासनहीनता आ गई ना, एक बच्चे ने कहा आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, पूरी क्लास ने हंसना शुरू कर दिया। इसकी अपेक्षा यदि अध्यापिका ये कहती कि आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है, आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है, तो ये जो स्वतंत्र जो भाषा है ना, जहाँ पे व्याकरण के नियम और सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है, वो कहीं ना कहीं एक अवधि के बाद, एक समय के बाद में कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम सामने आते ही आते हैं। तो जनसंचार के वो माध्यम है। देखिए अखबार की जो समाचार आप सुनेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि मिनिमम से मिनिमम कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि वो लिखित होता है, और वहाँ आप देखती हैं वो पूरी भाषा में। हालांकि अब तो फिर भी मैं देख रही हूँ धीरे धीरे वहाँ भी स्तर जो बोलचाल की भाषा का आने लगा है, लेकिन फिर भी वहाँ एक प्रामाणिकता है, फॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन हमारे जो ये फेसबुक है, ट्विटर है, वाइबर है, इंस्टाग्राम है एंड बाकी सब चीज़ें हैं, या हमारा व्हाट्सअप देख लीजिए, वहाँ तो कोई फॉर्मल लैंग्वेज ही नहीं है। वहाँ हम ये कह सकते हैं वहाँ एक अनुशासन नहीं है, वहाँ एक डिसिप्लिन नहीं है। तो किसी भी चीज में चित्रा जी, जब तक अनुशासन नहीं आएगा तब तक संचार के माध्यम, जो जनसंचार के माध्यम है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम प्रगतिशील विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील है। जनसंचार के माध्यमों के बिना हम अपनी शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की तारीख में हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता हो गई है जी, है ना, प्रगति के लिए। लेकिन इस अनिवार्य आवश्यकता के साथ साथ इसमें त्रुटियां क्या क्या है, जिसे और अधिक परिपक्व और एक सटीक कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए तो हमें कहीं ना कहीं भाषा जो है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है, और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, ये सब चीज़ें प्रतिदिन मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अब इससे एक और मैं आपके साथ में यहाँ एक और उदाहरण के साथ मैं आपको इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगी कि सुविधा तो ये है कि यदि शिक्षार्थी कक्ष में नहीं गया तो वो मोबाइल से डाउनलोड कर लेगा, नोट्स ले लेगा और पढ़ लेगा सारा। लेकिन वहाँ पे एक दूसरी जो ज्वलंत समस्या ये है कि वो अपने मोबाइल से कक्ष में जब वो उसका मूल्यांकन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो वो वहीं पे खोल करके वहाँ पे चीटिंग भी कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो कमजोर, और याददाश्त उसकी धीरे धीरे खत्म। आप मुझे बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए, मैं अपने बारे में कह देती हूँ, मुझे कितने लोगों के टेलीफोन नंबर याद होंगे, जबकि हमारे अभिभावकों को हमारे पूरे खानदान के नंबर याद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक याददाश्त थोड़ी सी कम हो रही है, और कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा सा अनुशासनहीनता हो रही है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमें एक अनुशासन बनाने की ज़रूरत है, एक अनुशासन चाहिए जनसंचार के माध्यमों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो शिक्षा की हम कल्पना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनिवार्य हो गई है, और प्रगति के लिए अगर हम देखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि कुछ त्रुटियां हैं जिनको हमें ही ठीक करना होगा। तो मैम समय बहुत कम रह गया हमारे पास, हम जाते जाते यही चाहेंगे कि आप हमारे आज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि हम जो शिक्षा विस्तार है उसको जन माध्यमों के माध्यम से किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं।
ऐसा है चित्रा कि जो भी शिक्षार्थी और जो हमारे विद्यार्थी जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक अध्यापिका, प्राध्यापिका और एक प्रौढ़ महिला और प्राचार्य होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि जनसंचार के माध्यम हमारे जीवन की आज अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इसे नकारा नहीं जा सकता। हमें इसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अन्यथा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन आप जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते समय हर विद्यार्थी और हर शिक्षार्थी यदि स्वयं को अनुशासित कर लेगा। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि अनुशासन होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। नियम सिद्धांत बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और तोड़ने वाले भी यही लोग हैं। तो मेरे जितने भी श्रोता या जो इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप ये जो शॉर्टकट है, जो ये SMS की भाषा है, एक तो आप लोग इस SMS की भाषा का मतलब इसको उपयोग ना करें। स्पष्ट भाषा अपनी लिखें। स्पष्ट भाषा को लिखने के साथ साथ आप लिखेंगे, स्पष्ट भाषा लिखेंगे तो लेखन पे आपका पकड़ बनी रहेगी। उसके अलावा जितनी भी सोशल साइट्स या बाकी जो सब चीज़ें हैं, वहाँ से जो भी आप जानकारी ले रहे हैं, उन जानकारियों को लेने के साथ साथ आप उनको लीजिए, लेकिन आप उनको यथावत स्वीकार मत करिए। आप उनको लेने के बाद कम से कम पुस्तकालयों में या अपने अध्यापकों से अध्ययन करिए, अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करिए, उनसे परामर्श लीजिए, उनसे निर्देशन लीजिए। आपके लिए सुविधा का माध्यम है ये, लेकिन इसको बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल वही आंख बंद करके उनको बिलीव करना, स्वीकार नहीं कीजिए। मूर्खता का और यदि आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम साक्षरता से शिक्षित होने की ओर बढ़ जाएंगे। और यही मेरा आज बिल्कुल सही कहा मैम कि अनुशासन हमें बना के रखना है, क्योंकि अनुशासन बनाने वाले भी हम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले भी हमें और तोड़ने वाले भी हमें। तो आज इसी के साथ लर्नर्स एंड लिसनर्स, हमारा आज का जो ये सेशन है जो शिक्षा विस्तार में जन माध्यमों का प्रयोग पर था, वो यहीं संपन्न होता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर सरोज व्यास जी का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से इस टॉपिक पर जानकारी दी, और हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले समय में इन सब बातों पर ध्यान दें और इनको अपनाएं पूरी तरह से। तो लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप बने रहिए मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी पर। हम जल्द लौटेंगे अपने अगले कार्यक्रम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।